जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी और हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी किसको अयस्कों को डिस्कस कर चुके हैं। किसको अयस्क डिस्कस कर चुके हैं और हम जो है वो मिश्र धातुएं डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो आइए देखिए आगे आज हम इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले वायु को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वायु इट मीन्स एयर। ठीक है, तो एयर की बात करें तो एयर की मेनली आप संघटक याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? संघटक की कौन सा एलिमेंट किस मात्रा में वायु के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो आपका कितना 78% होता है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 21% होता है। राइट। और अदर गैसेस की बात करें हम, अदर गैसेस, तो इनकी जो मात्रा है वो टोटल 1% होती है और इस 1% में आपका 0.03% आपकी होती है क्या? CO2। ठीक है, क्या होती है CO2? इट मीन्स कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर? कार्बन डाई ऑक्साइड। राइट। क्लियर है? तो ये क्या होता है? वायु का संघटक होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। इसमें अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीजन की। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। देखिए पहला पॉइंट लिखिए ऑक्सीजन का कि इसकी खोज सीले ने की थी। सीले ने की थी। राइट, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए इसका ऑक्सीजन का। सेकंड पॉइंट रहेगा इसका कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन निकलती है। थर्ड लिखिए, यह रंगहीन होती है। तो रंगहीन। इसके अलावा ये गंधहीन भी होती है। तो रंगहीन, गंधहीन। और ये जो है वो एक उदासीन गैस भी होती है, तो उदासीन गैस। क्लियर है? ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। क्या हो गया? कि ये जो है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और उदासीन भी होती है। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ, इसकी उपस्थिति में ही, इसकी उपस्थिति में, देखिए इसकी उपस्थिति में ही हम जो है क्या कर पाते हैं? श्वसन कर पाते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति में श्वसन होता है। इसकी उपस्थिति में ही दहन होता है। क्या होता है? दहन होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? ये दो पॉइंट्स हो गए। तो ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बारे में उम्मीद है ये चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। क्या कि ऑक्सीजन की खोज सीले ने करी थी। ये प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है और ये गैस जो है वो रंगहीन, गंधहीन, उदासीन होती है और इसकी उपस्थिति में श्वसन होता है और दहन होता है। ठीक है, आ जाइए अब हम आ जाते हैं किस पे? ओजोन पर, जिसे हम O3 बोलते हैं। क्लियर? ओजोन। राइट, इसकी बात करते हैं हम। तो लिखिए ये है ऑक्सीजन का अपर रूप है। यह है ऑक्सीजन का अपर रूप है। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह है कीटनाशक के रूप में, यह कीटनाशक के रूप में प्रयोग होती है। कीटनाशक के रूप में प्रयोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, जल शोधन में इसका प्रयोग होता है। जल शोधन में। ठीक है, जल शोधन में। क्लियर? ये थर्ड हो गया। फोर्थ लिखिए,
भोजन के परिरक्षण में, भोजन मतलब यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए प्रयोग, तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। क्लियर। प्रयोग में इसका यूज कीटनाशक में किया जाता है, जल शोधन में किया जाता है, भोजन परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसका यूज जो है वो कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है, कृत्रिम रेशम में। ठीक है, कृत्रिम रेशम में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो है वो कपूर निर्माण में भी यूज किया जाता है, कपूर निर्माण में। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए जरा, इसका यूज जो है वो व्यंजक चूर्ण में किया जाता है। ठीक है, व्यंजन में। क्लियर। तो इतने सारे इसके यूजेस हैं, तो यूज आप याद रखेंगे, ये कीटनाशक के रूप में, जल शोधन में, भोजन परिरक्षण में, कृत्रिम रेशम में, कपूर निर्माण में और विरंजन में। ठीक है। क्लियर साथियों, ये ओजोन हो गया। इसके बाद हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। लिखिए जरा नाइट्रोजन N2। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में जरा लिखेंगे हम। लिखिए इसकी खोजकर्ता, खोजकर्ता लिख लीजिए इसके। तो इसके खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। और इन्होंने इसकी खोज जो है वो 1771 में करी थी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से गैस बनती है, इसे हम बोलते हैं N2O। तो N2O कैसी गैस है? इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। कैसी गैस बोला जाता है? लाफिंग गैस। राइट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाफिंग गैस किसे बोला जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। या हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में हास्य गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? इसको हास्य गैस बोला जाता है। ठीक है। क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। नाइट्रोजन के बाद अब हम CO2 की बात कर लेते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। देखिए जरा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इसका पहला पॉइंट लिखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। राइट। एक ये हो गई, एक इसका यूज हो गया प्रकाश संश्लेषण। बिना विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। ठीक है। नंबर 2 लिखिए, यह चूने को, यह चूने को, सॉरी चूने को मत लिखिए, चूने के पानी को करती है ना ये, चूने के पानी को, पानी को कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इट मीन CaCO3। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, सॉरी यह चूने के पानी को कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, बनने के कारण दूधिया कर देती है। ठीक है, दूधिया कर देती है। क्लियर। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चूने के पानी में अगर हम सॉरी चूने में अगर पानी मिलाते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो याद रखिएगा, जब भी चूने में आप पानी मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और अगर आप व्यंजक चूर्ण होता है ना, जो व्यंजक चूर्ण में भी अगर आप पानी मिलाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें भी आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, या व्यंजक बोल लीजिए, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक के डालने जिसमें जब पानी मिलाते हैं तो उसमें भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा साइड से लिख देते हैं, तो वो क्वेश्चंस का है, कई बार आपके पूछे गए हैं। 1 2, क्या चूने में पानी मिलाने पर, पानी मिलाने पर, राइट। और सेकेंड आपका व्यंजक चूर्ण में
पानी मिलाने पर। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपकी कौन सी गैस निकलती है? इन दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई हमारी, ये सारी गैसेस हो गई। ये गैसेस को एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। क्या रहेगा कि आपने सबसे पहले ऑक्सीजन देखा। ऑक्सीजन की आपने क्वांटिटी तो आपको मालूम ही है कि ऑक्सीजन होती कितनी है, 21% होती है। और इसकी खोज सीले ने करी थी। प्रकाश संश्लेषण में ये उत्पन्न होती है और रंगहीन और गंधहीन उदासीन गैस होती है। श्वसन और दहन में इसका यूज होता है। इसके अलावा हम बात करें तो यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। यह कीटनाशक के रूप में प्रयोग होती है। जल शोधन में भी इसका प्रयोग होता है। भोजन परिरक्षण में भी इसका प्रयोग होता है। कृत्रिम रेशम में, कपूर निर्माण में और विरंजन में भी ओजोन का जो है वो यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो खोजकर्ता इसके रदरफोर्ड हैं। N2O को लाफिंग गैस बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में हास्य गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में 2 पॉइंट और 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण बिना कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के नहीं हो सकता। और चूने के पानी को कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ये जो है वो दूधिया कर देती है। इट मीन्स यहाँ से 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि चूने में अगर आप पानी मिलाते हैं तो फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और बेरंजक चून जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें भी अगर आप पानी मिलाते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। ठीक है, ये हो गया है। तो अब हम जल की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए जल। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे आप? हेडिंग डालिए जल, जिसे हम बोलते हैं क्या? वाटर। क्लियर है? तो वाटर के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट लिखिए इसका हिमांक। हिमांक आप जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? कितना होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट? इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, क्वथनांक बोल दीजिए, या फिर आप बोलिए क्या? बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ से थर्ड पॉइंट लिखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप जो है वो नोट करके रखेंगे। ये पॉइंट जो है वो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शंस होते हैं 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें से 4 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम जल के प्रकार की बात करें। जल के प्रकार, तो देखिए मेरे साथियों, जल के जो प्रकार हैं वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो ज़रा देख लीजिए। एक जो जल होता है वो मृदु जल कहलाता है। कैसा जल कहलाता है? मृदु जल कहलाता है। और एक जो जल होता है वो भारी जल कहलाता है। ठीक है, भारी जल के बारे में तो हम देख चुके हैं, जिसे हम D2O बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? D2O जो है वो हम इसे बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, आगे समझ में? तो ये मृदु जल हो गया। इसमें जो है वो मृदु जल के अंदर क्या है कि साबुन जो है वो आसानी से झाग दे देता है। इसका पॉइंट लिख लीजिए, साबुन आसानी से झाग दे देता है। ठीक है, जबकि आप इसकी बात करें ना तो इसका यूज़ अगर हम देखें तो इसका यूज़ जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। कहाँ पर किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है इसका यूज़? नाभिकीय रिएक्टर में। वैसे एक और जल की बात करते हैं तो उसको कठोर जल होता है। तो कठोर जल इसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक मृदु जल हो जाता है, भारी जल भी बोल देते हैं। एक कठोर जल भी होता है। कौन सा होता है? कठोर जल। ठीक है, कठोर जल भी होता है, तो उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पॉइंट्स लिख लीजिएगा। वैसे पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इसके कठोर जल के, राइट।
क्योंकि कठोर जल भी पर फिर पता है दो टाइप का हो जाता है। एक टाइप कौन सा होता है, एक टाइप होता है स्थायी कठोर जल और एक होता है अस्थायी कठोर जल। ठीक है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्लियर है। वैसे आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं कि एक मृदु जल, भारी जल, कठोर जल होता है। कठोर जल के भी दो टाइप होते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 पॉइंट है, इसके अलावा ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। क्लियर है। चलिए, तो आगे हम अब बात करते हैं प्रदूषक के बारे में। तो हेडिंग डालिए प्रदूषक। क्या बात कर रहे हैं, प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषक के बारे में हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए पहला पॉइंट इसका। राइट, लिखिए इसका पहला पॉइंट प्रदूषक का। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो वातावरण को दूषित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखें तो प्रदूषक, देखें तो प्रदूषकों की अगर आप बात करें तो प्रदूषक में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। इसके अलावा आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड आते हैं। क्या आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रदूषक हैं। तो मेन प्रदूषक की अगर हम बात करें तो इसमें मेन प्रदूषक हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। ये जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहरीली गैस होती है। कैसी होती है, जहरीली गैस होती है। ठीक है, और ये जो गैस होती है वो गहरे कुओं से निकलती है, गहरे कुओं से निकलती है। इसके अलावा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वाहनों से भी निकलती है। वाहनों से हालांकि सल्फर के जो तत्व हैं वो भी निकलते हैं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी शामिल है। ठीक है, तो वाहनों से आपकी अगर अलग अलग इंडिविजुअली ऑप्शन में दिया हुआ है कि वाहनों से निकलने वाली गैस और इंडिविजुअल लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सपोज जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, वाहनों से निकलने वाली गैस। ठीक है, ये ऑप्शन है आप, ये क्वेश्चन है आपका और ऑप्शन लिखा हुआ है CO, SO2, थर्ड आपका नाइट्रोजन, फोर आपका ऑक्सीजन। तो इस केस में आंसर कौन सा लगाएंगे आप, इस केस में आपका जो राइट आंसर होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कहीं भी अगर ये ऑप्शन है, अगर आपके ये ऑप्शन है CO, सेकेंड ऑप्शन SO2, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो उस केस में साथियों आप जो है वो इस वाले ऑप्शन नंबर थर्ड को चूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। क्लियर, तो आप अपना साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हैं। आगे की तरफ आ जाइए। अब नेक्स्ट लिखिए प्रदूषण के प्रभाव। ठीक है, प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषण का एक मेन जो प्रभाव है ना, जो अक्सर जिस पे टीवी पर डिबेट चलती रहती है, जिसके बारे में काफ़ी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। राइट, बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें आपकी क्या आती हैं, CO2 शामिल है। ठीक है, CO2 शामिल है, CH4 भी शामिल है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बोलते हैं। और इसके जो इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस से, जो क्या आता है इफेक्ट आता है, इससे इफेक्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, और हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, या गैस है। क्लियर है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको हमने कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया, CH4 इट मीन्स मीथेन बता दिया। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और ओजोन हो गया। ठीक है, इसके अलावा CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इसके अंदर जो है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर इतनी ही रखेंगे अगर हम रखते हैं तो। ठीक है, जैसे एक आपकी गैस है फ्रीऑन। कौन सी गैस है, फ्रीऑन। ठीक है, जो कि आपके उसके अंदर डाली जाती है, फ्रिज के अंदर डाली जाती है। तो ये सारी की सारी जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, मेन इम्पैक्ट। ठीक है, मेन इम्पैक्ट की अगर हम बात करें इसके, तो मेन इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है किसके ऊपर, इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है ना साथियों, वो पड़ता है आपका तापमान पर। ठीक है, वैश्विक तापमान जिसे हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, वैश्विक तापमान। तो ऐसे मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए वैश्विक तापमान। इसका मेन इम्पैक्ट जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वैश्विक तापमान पर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमें इसकी डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ग्रीन हाउस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चीज़ें आपको सिर्फ वो सीखना है जो आपके एग्जाम के अंदर आती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आपके एग्जाम के अंदर आती हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से आपका वैश्विक तापमान बढ़ता है, और वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे। दूसरा इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट वैश्विक तापमान, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है किसका, ग्लेशियर पिघलेंगे। राइट, ग्लेशियर पिघलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो मलेरिया फैलेगा, मतलब बीमारियां फैलेंगी वैश्विक तापमान के कारण। ठीक है, इसके अलावा अ, आप बोलेंगे जल स्तर बढ़ेगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं मलेरिया, या अन्य बीमारी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके कारण फैलेंगी, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन इम्पैक्ट है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो घटित होगी। ठीक है, वो कौन सी घटित होगी, वो होगी कि जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, और ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ पर, यहाँ पे लिखिए, जब ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में जमा होंगी, वायुमंडल में जमा होंगी, तो वैश्विक तापमान तो बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मेन इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा एसिड रेन पर। ठीक है, क्या होगी, एसिड रेन होगी, एसिड रेन होगी, या जिसे हम बोलेंगे अम्ल वर्षा होगी। ठीक है, अम्ल वर्षा होगी। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के बारे में हम जरा लिखते हैं, तो लिखिए अम्ल वर्षा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, अम्ल वर्षा होती क्या है। क्लियर। लिखिए अम्ल वर्षा के बारे में सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, या जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिड रेन। इसका इस शब्द का प्रयोग, एसिड रेन, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ऑगस ने किया था, रॉबर्ट ऑगस ने किया था। ठीक है, अम्ल वर्षा जो शब्द है ना, एसिड रेन, इस वर्ड का यूज सबसे पहले। और एसिड रेन जो कैसे होती है, एसिड रेन कैसे होती है जरा लिखिए। एसिड रेन की मेनली जो उत्तरदायी हैं वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व
सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, इट मीन्स हम बोल सकते हैं N2O और S2O, ये जो हैं ये क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ये मिलकर क्या कराते हैं, आपकी अम्ल वर्षा कराते हैं। इसमें होता क्या है, इससे नुकसान की अगर हम बात करें, अम्ल वर्षा से नुकसान क्या होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, ये हमको याद नहीं आ रहा है इसके फॉर्मूले, नाइट्रस ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड इस टाइप, लेकिन बनेगा लगभग ऐसा ही, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, बाकी ये फॉर्मूले लगभग हमारे अंदाज में तो सही लिखा है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया याद नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कहीं पर, क्लियर है। और नुकसान की अगर हम बात करें साथियों, तो नुकसान इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, मार्बल मार्बल या चूने अ, के पत्थर चूने के पत्थर की बनी इमारतों इमारतों व अन्य संरचना को नष्ट कर देता है, अन्य संरचना को नष्ट कर देती है। इसके अलावा ये काफ़ी सारी बीमारियां लेकर आती है, क्योंकि जब भी आपके ऊपर एसिड रेन की अगर बूंद आपके ऊपर गिरेगी तो आपकी त्वचा भी अफेक्टेड होगी, ठीक है। दूसरा सेकेंड पॉइंट इसका, त्वचा अफेक्टेड होगी, ठीक है। अफेक्टेड लिख लीजिए या त्वचा को नुकसान लिख लीजिए, त्वचा को नुकसान, ठीक है। इससे त्वचा को नुकसान होगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा, एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू, ठीक है। एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है वो लिखिए ज़रा, पीएच वैल्यू, एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 होता है, ठीक है। कितना होता है, 5.6 होता है। यहाँ पर त्वचा को नुकसान हो गया, इसके अलावा लिख सकते हैं आप स्किन डिसीजेस, स्किन डिसीजेस, ठीक है। मतलब त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो अम्ल वर्षा के प्रभाव से हो जाते हैं, क्लियर। तो अम्ल वर्षा के बारे में आपने देख लिया, ये अम्ल वर्षा मेन किसका रीज़न है, ये मेन रीज़न है प्रदूषण का, ठीक है। तो अम्ल वर्षा जो शब्द है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, रॉबर्ट ऑगस्ट ने इसका यूज़ किया था। और नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो एसिड रेन के लिए मेन उत्तरदायी होते हैं, और इसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 हमने बताया। नुकसान क्या होगा, इमारतें अफेक्टेड होंगी, उनके जो कलर्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। आपने प्रेजेंट में देखा होगा कि आपका जो ताजमहल है ना, ताजमहल जो लगभग पीला पीला पड़ता जा रहा है, तो इसका मेन रीज़न भी क्या है कि वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र में क्या चल रहे हैं, चिमनियाँ चलती हैं, ठीक है। तो चिमनियों से निकलने वाले धुआं में क्या होता है, उस धुएं में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जब वर्षा होती है तो वो नीचे आके गिरते हैं, तो उस कारण ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लिखिए, ताजमहल के पीले होने का कारण, तो इसका कारण क्या है साथियों, इसका कारण है एसिड रेन, ठीक है। इट मीन्स अम्ल वर्षा, क्लियर है, क्या है साथियों, अम्ल वर्षा, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिख लिया, क्लियर है। तो इसके अलावा अब हमारा ये एसिड रेन भी क्लियर हो जाता है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और अब हम बात करते हैं विद्युत रसायन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, अब बात करते हैं विद्युत रसायन की। तो इसके बारे में ज़रा लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट, इसमें सबसे पहले हम बैटरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, क्लियर। तो देखिए मेरे साथियों, बैटरी जो है ना वो टू टाइप्स की होगी, बैटरी कितने टाइप की होगी, टू टाइप्स की होगी, ठीक है। एक और दूसरा, पहली जो बैटरी होगी जिसे हम बोलेंगे प्राथमिक बैटरी, क्लियर, कैसी बैटरी बोलेंगे, प्राथमिक बैटरी, या बोलेंगे हम प्राइमरी बैटरी, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाइए, तो दूसरी होती है द्वितीयक
द्वितीयक बैटरी। ठीक है, ये टू टाइप्स की बैटरीज होती हैं। पहली बैटरी आपकी प्राइमरी बैटरी और दूसरी बैटरी होगी हमारी सेकेंडरी बैटरी। ठीक है साथियों, क्लियर है? ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब जरा हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्राइमरी बैटरी के बारे में जानते हैं। कौन सी बैटरी के बारे में? प्राथमिक बैटरी। ठीक है, प्राथमिक बैटरी क्या होती है? रिचार्जेबल नहीं होती है। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल। कैसी होती है? नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, जिसको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब हम बोल सकते हैं पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर? तो प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं उनको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता, दोबारा से उनको जो है वो आवेशित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जो है वो रिचार्जेबल नहीं होती हैं। क्लियर है? इसके अलावा इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आप देखेंगे शुष्क सेल, शुष्क सेल। इसके अलावा हम बात करें तो मरकरी सेल, मरकरी सेल। ठीक है, ये जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो ये आप एग्जांपल्स लिख लीजिए और फिर इसके बाद हम सेकेंडरी बैटरी पर आ जाते हैं, द्वितीयक बैटरी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए द्वितीयक बैटरी। क्लियर है? द्वितीयक बैटरी इट मीन्स हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी बैटरी की। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी के बारे में लिखिए। ये तो आपको पता है वो नॉन नॉन रिचार्जेबल होती है, मतलब जिसको आवेशित नहीं किया जा सकता। इसका लिखिए इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्लियर? इसको पुनः जो है वो रिचार्ज किया जा सकता है या पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आपका गैल्वेनी शेल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? गैल्वेनी सेल आ जाएगा। क्लियर? गैल्वेनी शेल आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल जो भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो इसमें इसके अलावा इसमें जो है वो सीसा संचायक सेल भी आता है। सीसा, सीसा संचायक बैटरी, ये भी इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा इसमें निकेल कैडमियम कैडमियम निकेल कैडमियम निकेल कैडमियम बैटरी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो आपने लिख लिए। क्लियर? इसके अलावा हम यूजेस ऑफ बैटरी देखें। अगर यूजेस ऑफ बैटरी देखें तो जैसे आपने सुना हो लैक लांसे सेल। ठीक है, सुना है आपने? लैक लांसे सेल। अगर इसकी बात करें तो हम इसका यूज़ जो है वो ट्रांजिस्टर के अंदर करते हैं, ट्रांजिस्टर। और इसका यूज़ हम घड़ी के अंदर भी करते हैं, लैक्लांसे सेल का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों मरकरी सेल की। ठीक है, किसकी बात करें? मरकरी सेल की, जो कि हमने क्या देखा था? हमने देखा था प्राथमिक सेल में जैसे आप रिमोट भी देखते हैं ना, तो रिमोट के अंदर भी आपका कौन सा सेल यूज़ होता है? उसके अंदर प्राइमरी सेल ही यूज़ होता है। ठीक है, तो मरकरी सेल का यूज़ किस में होता है? कैमरे में होता है। कैमरे के अलावा आप देखेंगे तो कान की मशीन हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा टीवी रिमोट, देखा है ना? टीवी रिमोट, तो इसके अंदर भी मेरे साथियों मरकरी सेल का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो सीसा संचायक बैटरी। ये काफ़ी हैवी बैटरी होती है, सीसा संचायक बैटरी बड़ी बैटरी होती है। इसका यूज़ हम कार में या हम सिंपल सी बोल सकते हैं वाहनों में। ठीक है,
इसके अलावा हम देखें तो इन्वर्टर्स जो होते हैं ना, इन्वर्टर्स, उनमें भी हम सीसा संचायक बैटरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपने लिख ली हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है ये आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, हमारे साथ रिवीजन करिए। अगेन रिवीजन हम क्या करते हैं, हम किससे स्टार्ट करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया था। अगेन इसका रिवीजन अगर हम करें, फास्ट रिवीजन करेंगे। फास्ट रिवीजन क्या है, ऑक्सीजन की खोज सीले ने करी। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, रंगहीन, गंधहीन और उदासीन गैस होती है। इसकी उपस्थिति में ही हम श्वसन करते हैं और दहन करते हैं। इसके अलावा ओजोन की बात करें तो ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, कीटनाशक के रूप में यूज होता है। जल शोधन में, भोजन परिरक्षण में, कृत्रिम रेशम में, कपूर निर्माण में, विरंजन में इसका यूज होता है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी खोज करदा रदरफोर्ड 1771 में हुई। नाइट्रस ऑक्साइड इसकी क्या होती है, इसको हम लाफिंग गैस या हास्य गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, या चूने के पानी को कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया बना देती है। ठीक है, चूने में अगर पानी मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और विरंजक चूर्ण में भी अगर आप क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपकी निकलेगी। ठीक है, जल की बात करें तो इसका हिमांक इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो घनत्व है सबसे अधिक होता है। जल के प्रकार में मृदु जल होता है, जिसमें साबुन जो है आसानी से झाग दे देता है। भारी जल मंदक के रूप में यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर्स में। कठोर जल भी होता है। कठोर जल भी दो टाइप्स का होता है, आपका अस्थायी कठोर जल और स्थायी कठोर जल। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। आगे हम प्रदूषक की बात करें तो वे पदार्थ जो वातावरण को दूषित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं, जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसमें अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो एक जहरीली गैस होती है, कुओं में वाहनों से ये निकलती है। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इस टाइप से आपके पूछा जाए तो उसको आप डील कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम प्रदूषण के प्रभाव में बात करें तो सबसे पहले हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात करी, तो CO2, CH4, NO, O3, CFC, फ्रीऑन, ये सब कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो इसका मेन इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, वैश्विक तापमान पे पड़ा है। ग्लेशियर पिघलेंगे, इससे मलेरिया जैसी बीमारियां फैलेंगी, सड़क समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही आपको एसिड रेन देखने के लिए मिलेगी। तो ये एसिड रेन के इम्पैक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, ये बैटरी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।